कार्बनिक रसायन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के विषय में बताऊंगा। चलो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अर्थात महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कार्बनिक रसायन की हैं। उसमें से पहली हमारी होगी गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दूसरी होगी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। और तीसरी होगी कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण। हाँ, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब एक COOH समूह जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड, और जब एक बार और COOH अर्थात दो बार COOH समूह जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है थैलिक एसिड। जब हम थैलिक एसिड से जल बाहर कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या कहेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। तो इस ऑक्सीजन को हम बीच में लाके देखते हैं, इसको कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। जब इस ऑक्सीजन की जगह पे हम एक एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं आके, अर्थात NH जोड़ देते हैं, तो उसे कहा जाता है थैलामाइड। ये हो गया आपका थैलामाइड। इसकी अभिक्रिया हम KOH के साथ कराते हैं, अर्थात इसको KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका जो एमीन ग्रुप है उसका H और KOH का OH आपस में मिलकर के जल बन के निकल जाता है, तो बन जाता है, और ये K जो है इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। यहां बन जाता है NK, N माइनस K प्लस भी आप इसको ले सकते हैं। इसको कहा जाएगा पोटेशियम थैलामाइड, पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया किसी भी एल्केन हैलाइड के साथ अगर हम कराएं, अर्थात RS के साथ कराएं, तो X और K ये दोनों आपस में मिलके KX बना के बाहर हो जाएंगे, और एल्काइल ग्रुप इस K की जगह पे आ जाएगा। इसके आगे हम लोग ऐसे देखते हैं, CONNR। इसको कहा जाएगा, N से R जुड़ा है, इसको कहा जाएगा N एल्काइल, एल्काइल थैलामाइड। इसके बाद इसको किसी क्षार के साथ या किसी अम्ल के साथ गर्म करें तो देखें क्या बनेगा, इसका H और इसका R, ये पूरा पार्ट जो है H के साथ निकल जाएगा, और ये दो बार लेना है आपको यहाँ पर, तो RNH2 प्लस ONA यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, COONA, इसको कहा जाएगा सोडियम थैलिक एसिड, सोडियम और इसे कहा जाएगा RNH2 प्राइमरी एमीन। इस तरह से थैलामाइड के द्वारा प्राइमरी एमीन प्राप्त किया जा सकता है।
ये प्राइमरी अमीन प्राप्त करने की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। इसको हम अब एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं, देखेंगे दोबारा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपका थैलामाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया हमने KOH से कराई, KOH के साथ गर्म किया तो क्या हुआ था, ये पानी बन के बाहर निकला, क्या बना, पोटेशियम थैलामाइड। इसकी किसी एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल समूह से या एल्किल हैलाइड से इसकी अभिक्रिया हमने कराई, अर्थात CH3 हमने यहाँ पर ले लिया Cl। तो CH3Cl से जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या निकलेगा, KCl। ये निकल गया, क्या बन गया, CO। ये CH3 इस एक की जगह पे आके जुड़ेगा तो बन जाएगा यहाँ पर NCH3। इसको कहेंगे मेथिल, या N से जुड़ा हुआ है तो N मेथिल कहेंगे, N मिथाइल या मेथिल थैलामाइड। इसके बाद इसको हम NaOH के साथ गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम थाइलिक एसिड, और हमें मिल जाएगा CH3। क्या मिल जाएगा, CH3, जो H यहां से मिलेंगे हमें NH2। CH3 NH2 अर्थात मेथिल एमीन। ये मेथिल अमीन इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के। अभिक्रिया देखेंगे हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया प्राइमरी अमीन बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, या एल्किल अमीन बनाने की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। तो इसमें एल्किल एमाइड अर्थात RCONH2, ये हम जानते हैं कि CONH2 जो होता है एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसको R से जोड़ा गया है तो एल्काइल एमाइड हम इसको कहेंगे। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH के विलयन के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, एल्किल अमीन RNH2, एल्किल अमीन प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, इसको हम अभिक्रिया के द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा देखेंगे। चलिए देखते हैं, RNH2 RCONH2 एल्किल एमाइड की अभिक्रिया किससे कराना है, ब्रोमीन अर्थात Br2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, क्या होता है, सबसे पहले KOH और ब्रोमीन की अभिक्रिया होकर के KBr निकल जाता है। तो यहाँ पर दो ब्रोमीन है तो यहाँ पर हम दो KOH लेंगे, और ये दोनों KOH ब्रोमीन से अभिक्रिया करके 2KBr सबसे पहले बन के निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये KBr निकल जाने के बाद यहाँ का ये जो CO पार्ट होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो और दो हम यहाँ पर KOH लेंगे, इसके ये दो H अलग हो जाएंगे, इनका ये पार्ट और ये आपस में K2CO3 बन के बाहर होगा, अर्थात K2CO3 बनेगा।
क्या बनेगा K2CO3। दूसरे दो KOH लेकर के इस CO को बाहर कर देंगे। अब क्या बचेगा RNH2। ये आपस में जुड़ के प्राइमरी अमीन बनेगा या एल्किल अमीन बनेगा और इसके जो दो OH थे और इसके H थे वो जो है जल बना देंगे। ये H और ये OH, ये OH और ये H अर्थात दो H2 को मिल जाएंगे। इस तरीके से प्राइमरी एमीन आपमें ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। देखेंगे R की जगह हम यहां पर CH3NH2 लेते हैं, एथिल एमाइड और ब्रोमीन Br2, इसके बाद KOH अल्कोहलिक KOH यहां पर लेंगे। तो हमने अभी बताया कि सबसे पहले इस अभिक्रिया में ब्रोमीन और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करके 2KBr बनाएंगे। 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर दो ब्रोमीन थे तो दो KOH हमने अभी जैसे लिए थे वैसे ही इसमें भी दो KOH लेना है। उसके बाद दोबारा क्या होगा, इसका जो CO होता है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके CaCO3 बनके निकलेगा, K2CO3 बनके निकलेगा। ये और ये आपस में जुड़ेंगे, दो K है तो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3 प्लस बाकी का ये जो पर्सन था ये आपस में जुड़ेगा RNH2। जिस तरह से बना था वैसे ही यहाँ पर CH3NH2 बनेगा यानी कि मेथिल एमीन हमको प्राप्त होगा, मेथिल एमीन। और ये दो OH और ये दो H मिलके पानी बना देंगे, दो अणु पानी की बनेगी। इस तरीके से मेथिल एमीन बनाने की एक बहुत अच्छी विधि होती है हाफ माइन ब्रोमोमाइड। इससे हम मेथिल एमीन बना सकते हैं। तीसरी हमारी विक्रिया थी कोलवे-स्मिथ अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण विक्रिया होती है कोलवे-स्मिथ अभिक्रिया। ये सैलिसिलिक अम्ल बनाने की एक महत्वपूर्ण विक्रिया होती है। इसमें सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब होता है 4 से 7 वायुमंडलीय दाब। इस टेम्परेचर और इस ताप पर हम इसको गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम फेनॉक्साइड को, तो हमें एक लवण प्राप्त होता है। उसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसको HCl के द्वारा अम्लीकृत करके हमें क्या मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल। अर्थात सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि को हम कोलवे-स्मिथ अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को हम देखेंगे सोडियम फेनॉक्साइड कैसे बनता है। पहले हम अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। इसको बोला जाता है सोडियम फेनॉक्साइड और जल का एक अणु बाहर होता है। तो ये सोडियम फेनॉक्साइड कोलवे-स्मिथ अभिक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। सोडियम फेनॉक्साइड, इस सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो देखेंगे आगे। ये हो गया सोडियम फेनॉक्साइड, इसको कार्बन
डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया गया। कितने ताप पे? 125 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया गया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अर्थो पार्ट के हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ेगी, यहाँ पर आके जुड़ जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आके जुड़ेगा तो बनेगा एक लवण, सोडियम लवण बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट लवण या बेंजीन का सोडियम लवण या बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण। इसमें क्या होता है, इसका जो अर्थो पार्ट पर जो COOH हमारा जुड़ा हुआ है या मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है, तो यहाँ पर जो है ये सोडियम H की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से ये H और सोडियम का एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको कहा जाता है पुनर्विन्यास। H इधर आ जाएगा, अर्थो की जगह पे COONA। ये फिनॉल का एक सोडियम लवण बनता है, जिसको हम क्या करेंगे, HCl द्वारा अम्लीकृत करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। HCl के द्वारा अम्लीकृत करो तो Cl और NaCl के रूप में निकल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा OH COOH अर्थात ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। जिसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल हमने कैसे बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया, जिससे हमें क्या मिलता है, एक सोडियम लवण बनता है या बेंजोइक एसिड का एक सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसमें सोडियम ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से यहाँ पर सोडियम का और हाइड्रोजन का पुनर्विन्यास हो जाता है, अर्थात ये दोनों तरफ हो सकता है। इसका पुनर्विन्यास होने पर ये हमें अर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम लवण का एक सोडियम लवण मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का एक सोडियम लवण मिल जाता है, जिसको HCl के द्वारा अम्लीकृत करके हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अर्थात सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया देखेंगे वो है सिमट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति होती है। सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात RCOOH की हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H, इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर एमीन अर्थात RNH2 बनती है। तो इस अभिक्रिया में हमने देखा कि तीन एसिड यूज हो रहे हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी उपस्थिति रहती है और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात RCOOH और तीसरा एसिड होता है N3H अर्थात हाइड्रोजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड दोनों की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनता है। इस अभिक्रिया के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या यूज होता है। लिखा हुआ है स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन का मतलब ये हो गया यहाँ पर SCH स्टार्ट के 3 अक्षर आप याद रखेंगे तो स्मिट अभिक्रिया आपको याद रहेगी। इसमें क्या क्या यूज होता है, पहला S फॉर सल्फ्यूरिक एसिड,
अर्थात H2SO4। दूसरा C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थात RCOOH। तीसरा एसिड होता है H से हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है N3H। अर्थात तीन एसिड इस अभिक्रिया में यूज होते हैं। इस अभिक्रिया के नाम से ही पता चल जाता है सिमिट मतलब एमीन हमको मिलेगा, DT का मतलब देते हैं, क्या देते हैं, कौन कौन एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड मिल करके हमें क्या देते हैं, एमीन देते हैं, एमीन देते हैं। तो इस तरह से ये तीनों एसिड यूज करके हम एमीन प्राप्त करते हैं। तो अभिक्रिया को हम देखेंगे, लिखा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति अर्थात H2SO4 की उपस्थिति दिखाएंगे। कैसे H2SO4 होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। अर्थात कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हम कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात RCOOH की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड अर्थात N3H के साथ। तो हमें पहले से मालूम है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, RNH2 बन जाता है। तो पहले हम RNH2 अर्थात एमीन बना लेते हैं, ये RNH2 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ से क्या क्या निकला, जो हमने अभिकारक लिए थे उनमें से क्या क्या निकल चुका है, R चला गया तो H चले गए, एक नाइट्रोजन चला गया अर्थात RNH2 निकल गया, बाकी क्या बचा, एक नाइट्रोजन बचा और COO बचा अर्थात CO2 बचा। तो बाकी का जो भी बचेगा वो हम निकाल लेंगे यहाँ CO2 प्लस N2 अर्थात दो गैसें यहाँ पे निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और साथ में क्या हमको मिल रहा है, एमीन मिल रहा है। कौन सा, प्राइमरी एमीन मिल रहा है। तो इस तरह से सीमेंट अभिक्रिया के द्वारा हम प्राइमरी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी आधार पे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। R का मान बदल के R की जगह हम जानते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, आप R की जगह कोई भी एल्काइल समूह लिख सकते हैं, जैसे CH3 C2H5 या C6H5। इस तरह से ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं R की जगह, तो उसके आधार पर हम यहाँ रिएक्शन करा सकते हैं। देखेंगे पहला एग्जांपल R चेंज करके, तो हमने अगर R की जगह CH3 लिया तो क्या होता है, CH3COOH अर्थात इसका नाम होता है एक कार्बन दो कार्बन का होता है एसिड, आगे ओइक एसिड होता है अर्थात एक एसिड हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है एसिटिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराएंगे अर्थात N3H के साथ, इसका नाम होगा हाइड्रोजोइक एसिड। किसके प्रोजेक्ट में कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में या प्रोजेक्ट में कराते हैं। तो क्या होता है, पहले एमीन बनता है अर्थात इसमें देखो जैसे बन रहा था R, इसमें जो R लिया गया था वो, और एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन अर्थात NH2। तो यहाँ पर हमने R की जगह CH3 लिया है तो यहाँ पर बन जाएगा CH3NH2। बाकी का जो भी बचेगा वो देख लेंगे, COO अर्थात CO2 बन गया, और एक नाइट्रोजन निकल जाने के बाद इसमें नाइट्रोजन बचेंगे दो अर्थात नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा, ये दोनों कैसे निकल जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और हमें क्या मिल जाएगा CH3NH2, इसका नाम हो जाएगा आपका एक कार्बन मेथिल एमीन। तो इस तरह से हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आप C2H5 R की जगह पे लेकर के दूसरा आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर C2H5 COOH लिया अर्थात इसका नाम होगा एक कार्बन दो और एक तीन कार्बन अर्थात प्रोपियोन
एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ प्रोजेक्ट किसका रहेगा, कंसंट्रेट H2SO4। क्या होगा, पहले ये R और NH2 निकलेगा अर्थात C2H5 NH2 प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होगा एथिल एमीन। 2 कार्बन है इसलिए एथिल होगा, एथिल एमीन। इस तरीके से सीमेंट अभिक्रिया के माध्यम से हम प्राइमरी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। आप एथिल एमीन बना सकते हैं, मेथिल एमीन बना सकते हैं, इस तरह से और भी एमीन्स आप बना सकते हैं। विलियमसन संश्लेषण अर्थात विलियमसन सिंथेसिस। इस अभिक्रिया में सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई एक यूज करके एल्कोक्साइड को अर्थात सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड अर्थात RH, X का मतलब आप लोग जानते हैं X होता है कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं एल्किल हैलाइड यानी कि हैलाइड के रूप में, X के रूप में, के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। ईथर जिसमें फंक्शनल ग्रुप O सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ R जुड़ा होता है, यानी कि एल्काइल समूह जब R के ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़ा होता है तो उसको कहा जाता है ईथर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड को एल्किल या एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। तो देखेंगे हम लोग गर्म करना है किसको किसको, सोडियम या पोटेशियम। सोडियम हम मान लो ले लेते हैं, चलो R के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे, RONA, इसको कहेंगे सोडियम एल्क ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, सोडियम एल्क ऑक्साइड की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, एल्काइल हैलाइड अर्थात RH के साथ कराना है। तो सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड दोनों को मिला के गर्म करेंगे तो सबसे पहले सोडियम और हैलाइड, क्योंकि ये मेटल है ये नॉन मेटल है, ये दोनों बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के मिल करके NaX बना देंगे, NaX बना देंगे, NaX निकल जाएगा, बाकी का यहां से X निकल गया तो ये R बचा उसका बॉन्ड, यहां से Na निकल गया तो RO उसके बाद उसका बॉन्ड, तो ये R आगे यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगर हम R दोनों अलग अलग लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा R', तो यहाँ पर हो जाएगा R', तो इस तरीके से बन जाएगा ROR'। सेम भी हम ले सकते हैं तो सेम वाला बन जाएगा, यानी कि सममित ईथर बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, असममित ईथर, तो इसे क्या कहेंगे हम, ईथर कहेंगे, ईथर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम ईथर प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, R की जगह हम कोई एल्काइल समूह जोड़ करके देखेंगे कौन सा ईथर हमें प्राप्त होता है। तो इस R की जगह पे अगर हम CH3 लें, एग्जांपल स्वरूप पहला एग्जांपल देखते हैं, CH3ONA, इसको क्या कहेंगे, सोडियम, अभी तक हम एल्कोक्साइड कह रहे थे, अब इसका नाम हो जाएगा सोडियम, एक कार्बन वाला है तो मेथॉक्साइड होगा, क्या नाम इसका होगा, सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया अगर हम इस R की जगह पे दूसरा एल्काइल समूह ले लेते हैं अर्थात C2H5X ले लेते हैं, X की जगह पे अगर हमने ले लिया Br अर्थात ब्रोमीन, इनको गर्म किया गया तो सबसे पहले Na और ब्रोमीन ये आपका निकल जाएगा NaBr बनके, बाकी का जो भी होगा वो आपस में जुड़ेगा अर्थात CH3O C2H5, CH3O
C2H5। इसका जनरल नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। या एमपीएससी नाम अगर लिखें तो हो जाएगा जिस तरफ कम कार्बन संख्या होती है उसके साथ ऑक्सीजन को रख के उसमें ऑक्सी जोड़ा जाता है, अर्थात मेथॉक्सी एथेन, ये इसका एमपीएससी नाम होगा। तो इस तरीके से हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम ईथर इस तरीके से बना सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, आर का मान चेंज करके हम देख सकते हैं। अगर इधर मैंने C2H5 लिया, C2H5O, अब Na की जगह अगर हम के ले लें, पोटेशियम ले लें, तो इसको हम कहेंगे पोटेशियम एथ ऑक्साइड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम एथ ऑक्साइड। ये हो जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड की क्रिया। इस C2H5 एल्काइल ग्रुप की जगह हम CH3I ले सकते हैं, अर्थात आयोडीन ले सकते हैं। मेथिल आयोडाइड गर्म किया गया तो क्या होगा? पहले के अर्थात मेटल और नॉन मेटल ये दोनों निकल जाएंगे KI बना के, फिर बाकी का जो भी बचेगा वो आपस में योग उसका हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5O CH3। क्या नाम होगा? वही नाम होगा क्योंकि यौगिक वैसा ही है, सिर्फ इस तरफ से उस तरफ घुमा हुआ दिख रहा है, अर्थात इथाइल मिथाइल ईथर ये प्राप्त हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरीके से हम विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर प्राप्त कर सकते हैं।